तो नया चैप्टर है ये, धारिता एवं संधारित्र। करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा इस्तेमाल इसमें होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी इस्तेमाल इसमें होगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा धारिता क्या होता है और संधारित्र क्या होता है। ठीक है, इसको अपन कंपेयर करेंगे एक स्प्रिंग से। ठीक है, एक स्प्रिंग लो, सबसे पहले सारी बातें छोड़ के एक स्प्रिंग लो। जब भी मैं किसी स्प्रिंग को दबाता हूं, जब भी किसी स्प्रिंग को दबाते हैं, इस स्प्रिंग को दबाया या खींचा, जब भी किसी स्प्रिंग को दबाते या खींचते हैं तो उसमें क्या होता है, ऊर्जा का संरक्षण होता है। तो स्प्रिंग क्या है, एक डिवाइस है, एक युक्ति है जो ऊर्जा का संरक्षण करती है। कौन सी ऊर्जा? अरे यार लाइट चली गई यार, 1 मिनट रुकना बेटा। तो स्प्रिंग की अपन बात कर रहे थे, है ना। तो स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग एक डिवाइस है। ठीक इसी प्रकार से कैपेसिटर भी क्या है? एक डिवाइस है। ठीक है, एक युक्ति है। वो युक्ति क्या काम करती है? ऊर्जा संरक्षण का काम करती है। अपन यहाँ पे लिखते हैं ना, F = kx। ठीक है, अगर किसी स्प्रिंग को x दबाओगे तो बल F आता है। ठीक उसी प्रकार से जो संधारित्र होता है, उस संधारित्र ऊर्जा संरक्षण का काम करता है। जैसे स्प्रिंग में ऊर्जा संरक्षित होती है 12 kx², ठीक उसी प्रकार से कैपेसिटर में भी ऊर्जा संरक्षित होती है। तो कैपेसिटर क्या है? संधारित्र एक युक्ति है। संधारित्र एक युक्ति है जो, लिखते जाओ, ऊर्जा संग्रहित करती है। संधारित्र एक युक्ति है जो ऊर्जा संग्रहित करती है। किस रूप में? विद्युत ऊर्जा के रूप में। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपन ने पढ़ी थी ना, स्थिर विद्युत ऊर्जा, वही वाली चीज है ये। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करती है। किस रूप में? विद्युत क्षेत्र के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ओके, दूसरा पॉइंट, धारिता क्या है? ऊर्जा एकत्रित करने की क्षमता। संधारित्र के ऊर्जा एकत्रित करने की क्षमता धारिता कहलाती है। इसके नाम से देखो, इसके नाम में देखो, कैपेसिटी, देखो कैपेसिटेंस, कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है, कितना आवेश इकट्ठा कर सकता है, कितनी ऊर्जा इकट्ठी कर सकता है, वही क्या होती है? वही धारिता होती है। ठीक है, और वो युक्ति जो ऊर्जा का संग्रहण करती है उसे संधारित्र कहते हैं। संधारित्र एक प्रकार का चालक ही होता है। संधारित्र एक प्रकार का चालक होता है। ठीक है, एक प्रकार का चालक ही है। या एक से अधिक चालक, 2 चालक पास पास रख दिए जाए तो वो भी एक संधारित्र का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि चालकों का निकाय, मोटी मोटी बात क्या है? चालकों का निकाय। ठीक है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो ऊर्जा संरक्षण करती है और इसकी जो क्षमता है उसे धारिता कहते हैं। और संधारित्र एक प्रकार का चालक होता है। ठीक है, और जैसे स्प्रिंग है उसी तरह से संधारित्र है। कंपेयर कर सकते हो तुम, जिस प्रकार से स्प्रिंग होती है उसी प्रकार से अपने एक संधारित्र होता है। जो, अब देखो, स्प्रिंग में अपन आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा दे सकते हैं, इकट्ठा करके रख लिया, आवश्यकता पड़ने पर वापस
उससे ले लिया। ठीक है, चलो। एक आवेशित संधारित्र, एक आवेशित संधारित्र बैटरी के समान व्यवहार करता है। आवेशित संधारित्र बैटरी के समान व्यवहार करता है। कैसे भाई? क्योंकि इसने आवेश इकट्ठा करके रखा है, आवश्यकता पड़ने पर ही अपने को आवेश दे सकता है। संधारित्र एक तरह से समझो अलमारी है। संधारित्र क्या है? एक तरह से अलमारी समझो, जिसमें तुम सामान इकट्ठा करके रख सकते हो। यहाँ पे अपना जो सामान है वो है आवेश। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें ऊर्जा संरक्षित करके रख सकते हैं, जिसमें आवेश मतलब आवेश के रूप में ऊर्जा आएगी, ऊर्जा इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में होगी, तो इनडायरेक्टली अपन आवेश इकट्ठा करके इसमें रख सकते हैं। ओके, तो एक ऐसी युक्ति जिसमें आवेश इकट्ठा करके रख सको, आवश्यकता पड़ने पर इससे जो है आवेश वापस तुम ले सको, तो ऐसी युक्ति जो है संधारित्र कहलाती है। ठीक है, और संधारित्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे समांतर पट्ट संधारित्र। ये सारी बातें अपन आगे करेंगे, पहले इतना लिख लो। अब इसके बारे में अपन बात करेंगे, किसी भी चालक की, विलगित चालक की धारिता क्या होती है उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो लिखो, एक विलगित चालक भी संधारित्र की भांति व्यवहार करता है। एक विलगित चालक भी संधारित्र की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि इसमें आवेश एकत्रित किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, कोई भी विलगित मतलब वो अकेला चालक है, उसके आसपास कोई नहीं। सपोज करो कोई चालक है। अब अपन जानते हैं कि चालक एक समविभव पिंड होता है। मान लो कि इस पर आवेश है Q और इस पर विभव अगर V है, तो धारिता जो होती है विलगित चालक की धारिता, विलगित चालक की धारिता वो होती है उस पर आवेश यानी कि Q डिवाइडेड बाय उस पर विभव V। Q बाई V इज कैपेसिटेंस, यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं C से, C बराबर Q बाई V। उसके आवेश और विभव का अनुपात ही उसकी धारिता होती है, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, उस पर आवेश बराबर उसकी धारिता इनटू उस पर विभव। इसको तुम कंपेयर करो स्प्रिंग से, तो F बराबर KX से तुम कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर करने के लिए बता रहा हूं, F इक्वल टू KX, कंपेयर करने के लिए F इक्वल टू KX। ओके, इतना लिखो, फिर आगे बात करते हैं। अपन ने जो पिछला पॉइंट लिखा था Q बाई V, उसी को अपन शब्दों में लिख रहे हैं कि ऐसा प्रेक्षित, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल है, ऐसा प्रेक्षित किया गया है कि जब किसी चालक पर विभव बढ़ाया गया तो उसी अनुपात में उस पर आवेश भी बढ़ गया, या उल्टा बोल दें कि जिस अनुपात में आवेश बढ़ाया उसी अनुपात में विभव भी बढ़ गया। जो मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैं आवेश को डबल कर दूंगा तो विभव भी डबल हो जाएगा, या विभव को डबल कर दूंगा तो आवेश भी डबल हो जाएगा। तो इस Q बाई V का जो अनुपात होता है, कहने का मतलब है वो नियत है, और वो नियतांक ही क्या होता है? कैपेसिटेंस, धारिता। किसी चालक की धारिता C बराबर उस पर आवेश बटे उस पर विभव, ये होती है किसी चालक की धारिता। यानी
स्प्रिंग से कंपेयर कर लो इसको, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो जो धारिता है यानी कि एकत्रित करने की क्षमता, उसको कंपेयर करो सी से, सी मतलब ये के से, स्प्रिंग से। तो स्प्रिंग का जो स्प्रिंग नियतांक होता है, वो स्प्रिंग नियतांक इस पर लगाए जाने वाले बल पे थोड़ी निर्भर करता है। ऐसा थोड़ी जितना बल लगाओगे उतना स्प्रिंग नियतांक आएगा, या इस पे खिंचाव पे थोड़ी स्प्रिंग नियतांक निर्भर करता है उसकी बनावट पे, उसमें कितने घेरे हैं, कितनी लंबाई है, कितनी मोटाई है, किस पदार्थ की बनी हुई है, इन सब बातों पर स्प्रिंग नियतांक निर्भर करता है। ठीक इसी प्रकार से धारिता किस पर निर्भर करती है? चालक की बनावट पर, चालक की आकृति पर, आकार पर, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग से कंपेयर करो इसको, लिखते हैं फिर इसको अपन ये मिटा के। धारिता निर्भर करती है, किस किस पर निर्भर करती है साहब? धारिता धारिता निर्भर करती है चालक के आकार एवं आकृति पर, चालक के आकार आकृति पर, आसपास के माध्यम पर, क्योंकि एप्सिलॉन आर आ जाता है ना, इसलिए माध्यम पर। ठीक है, और तीसरी चीज आसपास अन्य चालकों की उपस्थिति पर, आसपास अन्य चालकों की उपस्थिति पर। ठीक है, कैसे भाई? देखो होता क्या है कि जब किसी चालक के समीप दूसरा चालक, याद रखना इस पॉइंट को, रख देते हैं तो उस चालक की धारिता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। इस पॉइंट को समझाऊंगा मैं वक्त आने पर, अभी के लिए फिलहाल लिख लो, है ना, क्योंकि पहले वो दूसरा भी पॉइंट लिख लेना, इसको मैं समझाऊंगा। तो पिछली क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं अपन, पिछली क्लास अपनी जो अधूरी रह गई थी उसको आगे बढ़ाते हैं। धारिता निर्भर करती है वो मैंने बता दिया था, और दोबारा से रिपीट भी मैंने कर दिया है। तो धारिता निर्भर करती है आसपास के माध्यम पे और आकार आकृति पे, और किसी चालक को पास रख दें तो धारिता बढ़ जाती है। 3 पॉइंट बताते हैं। अब अपन लिखते हैं धारिता निर्भर नहीं करती। धारिता यानी कि सी निर्भर नहीं करती, दिमाग में स्प्रिंग रखना, निर्भर नहीं करती। ठीक है, दिमाग में रखो स्प्रिंग, F बराबर KX, Q बराबर CV। इसको मतलब यूं समझ सकते हो, तो कंपेयर करने के लिए देख सकते हो कि K जो काम K का है, मतलब जिस प्रकार से K होता है उसी प्रकार से C होता है। ठीक है, कंपेयर करने के लिए। तो स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक इस बात पर निर्भर थोड़ी करता है कि बल कितना लगाया। तो इसी तरह से धारिता इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि आवेश कितना है। ठीक है, आवेश का गुण नहीं हो, निर्भर नहीं करती आवेश पर। ठीक है, और देखो दूसरी चीज, स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक इस बात पर निर्भर थोड़ी करता है कि एक्स कितना है, कितना एक्सटेंशन करा। ठीक इसी प्रकार से कितना विभव है उस पर निर्भर नहीं करता, विभव कितना है उस पर निर्भर नहीं करता, डायरेक्टली निर्भर नहीं करता। ठीक है, अब किसी चालक को पास लाने से, जो पिछला पॉइंट था कि चालक को पास लाने से विभव घट गया था इसलिए धारिता बढ़ गई थी, तो वो विभव घटने के कारण धारिता नहीं बढ़ी है, बेसिकली ओरिएंटेशन के कारण बढ़ी है। ये तो मैथमेटिकली प्रूव करा अपन ने कि विभव घटा तो धारिता बढ़ी, बेसिकली विभव के कारण नहीं हुई, वो हुआ है किसके कारण? वो सराउंडिंग में जो ओरिएंटेशन चेंज हुआ है,
आसपास का जो चालक में अपन ने फेरबदल किया है, जो रिलेटिव पोजीशन चेंज हुई है, उसके कारण बेसिकली वो हुआ है। अगर मैं विभव उतना ही रखूंगा तो आवेश बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि धारिता बढ़ जाएगी। तो यूं मत समझना पिछले पॉइंट के हिसाब से कि यार विभव घट गया तो धारिता बढ़ रही थी, विभव पे तो निर्भर, डायरेक्टली विभव पे निर्भर नहीं कर रहा वो, ठीक है। तो विभव पर, वो ओरिएंटेशन पे निर्भर कर रहा है, जो चालक अपन ने पास रखे हुए हैं उनके ओरिएंटेशन पर, भाई कितने पास हैं, किस प्रकार से रखे हुए हैं। ओरिएंटेशन मतलब उनकी स्पेस में जो है किस तरह से रखा हुआ है, वो होता है ओरिएंटेशन। और किस बात पर निर्भर नहीं करती, भी ऊर्जा कितनी है, ऊर्जा पर भी निर्भर नहीं करता। ये पॉइंट लिखो। इसके बाद लिखना फिर तुम नेक्स्ट पॉइंट। ये तो बात करी अपन ने किस पर निर्भर करता है और किस पर नहीं करता है। अगली बात करते हैं कि ये अदिश है कि सदिश है। अदिश राशि है, अदिश राशि। चलिए जी, इसका मात्रक, मात्रक के बारे में अब बात करते हैं। मात्रक देखो, मात्रक जो इसका होता है क्या होगा, Q बराबर CV से चेक करो। Q बराबर CV से, C बराबर Q बाई V, कूलाम प्रति वोल्ट। मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट। ये इसका मात्रक हो गया, जिसको अपन कहते हैं फेरड। मात्रक क्या होता है इसका, फेरड, यानी कि फेरड, ठीक है। यानी कि एक कूलाम, ये कूलाम लिखा हुआ है सी, कूलाम प्रति वोल्ट इक्वल टू एक फेरड। फेरड को F से लिखते हैं, एक कूलाम प्रति वोल्ट बराबर एक फेरड। ये इसका मात्रक है। फेरड में डबल आएगी, सिंगल आएगी, सिंगल ही आएगी शायद। इसका मात्रक है धारिता का मात्रक, क्या है, फेरड, यानी कि कूलाम प्रति वोल्ट। चलो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विलगित चालक में संग्रहित ऊर्जा। देखो अब ये क्या है, अपन क्या बात कर रहे हैं। अपन यहाँ पे अब जो ऊर्जा वगैरह लिखेंगे ना, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी अपन ने ये चीज लिखी थी, याद हो तो, सेल्फ एनर्जी के रूप में लिखा था कि खोखले गोले की स्व ऊर्जा, ठोस गोले की स्व ऊर्जा। तो एक प्रकार से स्व ऊर्जा ही है ना। बट अब अपन उसको लिखेंगे धारिता के पदों में। अब अपन लिखेंगे उसको धारिता के पदों में। वहां तो अपन ने सिर्फ गोले की लिखी थी, यहाँ अपन किसी भी रैंडम चालक की बात कर रहे हैं, किसी भी शेप साइज का वो हो, ठीक है। तो मान लो कि कोई चालक है, ठीक है, ये कोई चालक है, ठोस हो या खोखला कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी सतह पर रहता आवेश तो, ठीक है। तो मान लो कोई चालक है, इस चालक की धारिता मान लो C है। चालक की धारिता क्या है, C पता चल गया है ना, C पता चल गया तो टेंशन खत्म। अब अपन क्या कर रहे हैं कि dq आवेश को अनंत से इस पे ला रहे हैं, इस तरह से। तो dq 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 लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ। तो माना किसी समय पर आवेश q है, मान लिया कि किसी समय पर आवेश q है। अब ये dq लाते जा रहे हैं अपन, लाते जा रहे हैं, dq लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ, तो किसी समय पे आवेश q हो गया। अब जब मैं और एक और dq लाऊंगा तो मुझे कार्य करना पड़ेगा ना। जो मैं dq लाते जा रहा हूँ, पहला dq लाया कोई कार्य नहीं हुआ, दूसरा dq लाया तो कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहला dq आया था उसके विरुद्ध ला रहा हूं अब मैं। फिर इसी तरह से जब तीसरा dq लाऊंगा तो और कार्य करना पड़ेगा, चौथा लाऊंगा तो और कार्य करना पड़ेगा। तो किसी समय पर अगर इस पर आवेश q हो चुका है तो अगला dq लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा बताओ, W बराबर v dq, जहां पर v क्या है, इसका विभव, v क्या है, विभव, याद है, कार्य बराबर q dv, कार्य बराबर v dq। v विभव है, मतलब बेसिकली ये डेल्टा v है। v क्या है, डेल्टा v है। ये जो v लिखा है ना वो विभवांतर है, किसके किसके बीच में, अनंत तथा इस चालक के मध्य विभवांतर। तो अपन ने याद है विभव की परिभाषा, एकांक आवेश पर किया गया कार्य।
तो यहाँ से W हो गया VD, dW बराबर VD, आकलन कर दो। मान लो प्रारंभिक आवेश 0 था, अंतिम आवेश कितना है, मान लो कैपिटल Q है। फाइनल इस पर जो आवेश है, जो अंत में जब फाइनल हो गया सब कुछ, तो इस पर कुल आवेश Q हो चुका है ना। अब V को क्या लिखा है, अपन जानते हैं कि Q बराबर CV होता है, तो किसी समय पर अगर Q है तो Q बराबर CV, क्योंकि V उस समय पर विभव लिखना पड़ेगा, तो विभव का मान मैं क्या लिख सकता हूँ, बहुत बेसिक सी चीज बता रहा हूँ, ज्यादा कोई कठिन नहीं है। विभव हो जाएगा Q बाई सी DQ, इसको समाकलन करो 0 से कैपिटल Q तक, देखो क्या बना, 0 से कैपिटल Q तक Q स्क्वायर बाई 2C, ठीक है। और मान लो इस पर विभव कैपिटल V हो चुका है, पहले मैंने स्मॉल v लिया है, इसको चाहो तो स्मॉल v लिख लो, विभव को स्मॉल v लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर मान लो फाइनल विभव v हो चुका है, तो Q बराबर में C तो चेंज होगा ही नहीं, C कैपिटल V लिख देता हूँ, तो Q स्क्वायर बाई 2C को मैं, अगर मैं Q का मान CV लिख दूंगा, तो इसको मैं हाफ CV स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ये क्या है, ये संग्रहित ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा इकट्ठी हो चुकी है, विलगित आवेश में संग्रहित ऊर्जा हाफ CV स्क्वायर, जहाँ पे C उसकी धारिता है, V थोड़ा ऊपर चला गया, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, हाफ CV स्क्वायर, जहाँ पे V उसका विभव है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर किसी चालक की धारिता C है, उस पर विभव V है, ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ CV स्क्वायर। अगर मान लो Q के पदों में लिखना चाहो कि कोई आवेश है, मतलब कोई चालक है, उस पर आवेश अगर Q है, धारिता उसकी C है, तो जो अपने ऊर्जा हो जाएगी संग्रहित ऊर्जा, भाई बाहरी बलों द्वारा किया गया कार्य वही तो ऊर्जा में संरक्षित होता है। स्प्रिंग को दबाया, बाहरी बल ने कार्य किया, वो कार्य कहाँ गया, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा में संरक्षित हो गया। ये काम अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी किया है, ओके। और अगर मान लो CV, इसमें से CV स्क्वायर में से एक CV को अलग कर दो, मतलब एक V को अलग कर दो, तो CV इंटू V बनेगा। CV को लिख दो QV बाई 2, QV बाई 2। इसको कंपेयर करो तुम उससे, हाफ KX स्क्वायर से, देखो कंपेयर करो, वही बन रहा है ना, हाफ CV स्क्वायर हाफ KX स्क्वायर, उससे कंपेयर करके देखो, तो QV बाई 2 भी लिख सकते हो, ओके। ऊर्जा, मात्रक तो ऊर्जा का तुम जानते ही हो, जूल होता है। तो इस प्रकार से यदि किसी आवेश, मतलब किसी चालक पर आवेश कैपिटल Q हो और उस पर विभव कैपिटल V हो और उसकी धारिता C हो, तो उसमें जो संग्रहित ऊर्जा होती है U बराबर, वो होती है हाफ CV स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बाई 2C बराबर QV बाई 2, ठीक है। इसको तो ये फार्मूला अपने आया, दूसरा फार्मूला ये आया, क्योंकि पहला फार्मूला अपने पास क्या था, Q बराबर CV, है ना, Q इक्वल टू CV किसी चालक के लिए। अभी तक इतना याद करना इस चैप्टर में, ये दो फॉर्मूले हो गए अपने पास, ओके। एक विलगित चालक है जिस पर आवेश 10 माइक्रोकुलाम है और जिसकी धारिता 2 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। इसका विभव ज्ञात करें, चालक का विभव ज्ञात करो और ऊर्जा ज्ञात करो, एनर्जी। मतलब एनर्जी जो होती है ना, वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है, दोनों चीजें ज्ञात करो। इस पर विभव कितना है, चालक का विभव और स्थितिज ऊर्जा। चलो जी, हो गया। Q इक्वल टू CV, Q कितना है, 10 माइक्रोकुलाम है, कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड है, विभव पूछा है, तो विभव कितना आ जाएगा, माइक्रो से माइक्रो खत्म, कुलाम और F डिवाइड हो जाएंगे, 5 वोल्ट, ठीक। 5 माइक्रो वोल्ट मत कर देना, माइक्रो से माइक्रो कट गया। चलो, एनर्जी होती है हाफ CV स्क्वायर, एनर्जी होती है हाफ C माइक्रो में, ध्यान रखना, तो माइक्रो का ध्यान रखना है, मेन बात यही है। तो कितना हो गया ये, अरे C कहाँ गया, ये रहा C, 2 माइक्रो है, तो 2 इंटू 10 की घात -6, ठीक है, हाफ C
वी स्क्वायर। वी क्या है? वेलोसिटी नहीं है, वोल्ट है, 5 वोल्ट यानी कि 25। तो 2 से 2 उड़ा दो, ओके 25 वोल्ट में है ही सही, सब ऐसा यूनिट में है, यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं। एनर्जी हो जाएगी 25 इंटू 10⁻⁻6 जूल, बोले तो 25 माइक्रो जूल। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई इसकी। गोले की धारिता ज्ञात कीजिए। एक गोला है जो कि निर्वात में रखा हुआ है, चालक गोला है, चालक होना जरूरी है, ठीक है, चालक गोला है निर्वात में, क्योंकि तभी तो अपन आवेश का आदान प्रदान कर पाएंगे। चालक ही नहीं होगा तो फिर कैसे आदान प्रदान होगा। तो चालक गोला है, त्रिज्या उसकी आर है, निर्वात में रखा हुआ है, विलगित है, इसकी धारिता ज्ञात करनी है। और मैं स्टेप्स बता देता हूँ धारिता ज्ञात करने की। स्टेप्स क्या क्या है? स्टेप्स यही है कि मान लो कि उस पर आवेश Q है, माना आवेश Q, ठीक है। और फिर दूसरी स्टेप विभव लिखो, उस पर विभव ज्ञात करो Q के पदों में, और फिर Q बराबर CV से कंपेयर कर दो। Q बराबर CV से कंपेयर कर दो, बिल्कुल सही। खोखला हो या ठोस हो, है ना, पर खाली है। खोखला है तो अंदर भी खाली बाहर भी खाली, अगर ठोस है तो अंदर तक भरा हुआ है और बाहर तो खाली है ही सही, है ना। तो खोखला हो या ठोस हो, माना आवेश Q है। अगर मैं इस पे आवेश Q मान लूंगा, अगर मैं इस पे आवेश Q मान लूंगा तो इस पे विभव कितना हो जाएगा? V बराबर KQ/R, ठीक है। V निकाल लिया, KQ/R, K का मान लिख दो। V बराबर K 1/4πε0R इंटू Q, ठीक है। अब Q बराबर CV से कंपेयर करो, Q बराबर CV से इसको कंपेयर करो, ध्यान से देखो। Q बराबर CV से कंपेयर करो इसको, इन दोनों को, एक तो ये और एक ये। V बराबर Q/C क्या नजर आ रहा है? धारिता कितनी नजर आई? 4πε0R। अब इसको ध्यान से देखो, ये याद भी करना है गोले के लिए, इसको ध्यान से देखो। क्या यहाँ पे कहीं भी धारिता में आवेश नजर आ रहा है? नहीं। क्या कहीं भी तुम्हें यहाँ पे विभव नजर आ रहा है? नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आ रहा है? त्रिज्या, यानी कि शेप साइज। डबल त्रिज्या कर दूंगा तो कैपेसिटी डबल, धारिता डबल हो जाएगी उसकी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट जहां पे माध्यम को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मान लो कि माध्यम होता तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर आता, ठीक है। अब इसमें भी दो कंडीशन है। अगर मान लो माध्यम अंदर है, से यहाँ अंदर कुछ माध्यम भर दिया, यहाँ कुछ एप्सिलॉन आर भर दिया, ठीक है, तो फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि अंदर तो विद्युत क्षेत्र होना ही नहीं है। जहां पे विद्युत क्षेत्र होता है वहां माध्यम भरोगे तो फर्क पड़ेगा। जैसे अगर मैं बाहर माध्यम भर दूंगा ना एप्सिलॉन आर, तब फर्क पड़ेगा। अंदर माध्यम भरने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर तो वैसे भी आवेश होता ही नहीं है, विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं है। तो अगर अंदर माध्यम भर भी दोगे तो भी फॉर्मूला यही रहेगा, परंतु अगर तुम बाहर माध्यम भर दोगे तो जो फॉर्मूला तुम्हारा बनेगा वो बनेगा C बराबर 4πε0 एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी जिसको अपन बोलते हैं, इंटू आर। ये बन जाएगा फार्मूला इसका। ये बात है, तो ये अपने को याद करना है। बाहर जो भरा हुआ है वो अनंत तक भरा हुआ है, अनंत तक भरा हुआ है, ओके। चलो अगला सवाल करते हैं अब। ये तो अपन ने गोले की बात करी थी कि अगर एप्सिलॉन आर का माध्यम भर दूंगा तो 4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर, मतलब बढ़ जाएगा, धारिता बढ़ गई ना माध्यम भरने से। तो जरूरी नहीं है गोला ही हो, कोई भी चालक हो। लिख लेंगे इस बात को कि यदि किसी विलगित चालक में, पहले लिख देता हूं फिर रिकॉर्ड कर दूंगा। हाँ जी, तो ये बात है कि अगर किसी चालक
चालक होना चाहिए, जरूरी नहीं गोला ही हो, किसी भी शेप साइज का हो। चालक के चारों ओर अनंत तक अगर परावैद्युतांक माध्यम में एप्सिलॉन आर यानी कि के भर दूंगा तो उसकी धारिता अगर मान लो पहले सी थी तो के टाइम्स सी हो जाएगी, है ना। मतलब नई धारिता अगर मान लो सी डैश है, सी डैश हो जाएगी के टाइम्स ऑफ सी। या फिर ये बात, प्रश्न को सुनो ध्यान से, अगला प्रश्न कि यहाँ पे एक तो गोला है, ठोस गोला मान लो इसको, ठोस मानो खोखला मानो, क्योंकि अंदर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसकी त्रिज्या आर है और इसके चारों तरफ मैंने माध्यम भरा जो कि एक तरह से सकेंद्री गोला टाइप से है, जो कि आर बराबर आर से आर प्लस टी तक है, आर से आर प्लस टी तक, मतलब ये थिकनेस टी है। टी थिकनेस का माध्यम भरा मैंने चारों तरफ। निकाय की धारिता ज्ञात कीजिए, निकाय की धारिता ज्ञात कीजिए। परावैद्युतांक के है इसका, इसको के लिखा गया है, ठीक है। या ऐसा करो के मत लिखो, एप्सिलॉन आर लिख दो, एप्सिलॉन आर लिख दो, ठीक। इसके परावैद्युतांक को एप्सिलॉन आर लिख दो। तो ये सवाल तुम्हारा होमवर्क है, ये HW है और इसको अपन कल डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तुम इस पे पूरी मेहनत करना। और हिंट इसका ये है कि मान लो कि अंदर वाले पर आवेश Q मान लेना, फिर अंदर वाले का विभव लिखना। और विभव कैसे लिखोगे, dV बराबर माइनस ई डॉट डी आर से। विभव लिखने का भी मैंने हिंट दे दिया तुम्हें, ऐसे इसका विभव लिखना और फिर Q बराबर CV से कंपेयर करना, तो जो बचेगा वो C आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है। एक नोट और लिख लो, यदि चालक के अंदर माध्यम भर दिया जाए, ठीक है। माध्यम बेसिकली कुचालक होता है। ये जो यहाँ इस प्रश्न में भी जो माध्यम भरा है वो कुचालक है, ठीक है। कुचालक, माध्यम मतलब कुचालक पदार्थ। सुचालक होगा तो बाहर आ जाएगा, आवेश इस सतह पर आ जाएगा, यानी कि आवेश यहाँ है, बस ये ब्लैक सरफेस पे आवेश, ठीक है। तो यदि चालक के अंदर कोई कुचालक माध्यम भर दिया जाए, माध्यम कैसा होना चाहिए, कुचालक। सुचालक भी भर दोगे तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, कुचालक हो कि सुचालक हो, धारिता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर तो आवेश जाना ही नहीं उसमें। ये बात, ये लिख लो, फिर अपन अगली हेडिंग डालते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है दो चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनः वितरण, ठीक है। अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है। तो लिखते हैं अपन कुछ पॉइंट्स इसमें। तो ये सारी बातें वही है जो अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ी थी, याद आ रहा होगा तुम्हें थोड़ा थोड़ा। दो चालकों को जब भी जोड़ोगे तो आवेशों का प्रवाह होगा, अगर विभवांतर होगा तो आवेशों का प्रवाह होगा, आवेशों का प्रवाह होगा तो उष्मा की हानि भी होगी। और आवेश किधर से किधर प्रवाहित होते हैं, धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव जाता है, ठीक है। तो हमेशा विभवांतर से देखना आवेशों का प्रवाह, उच्च विभव निम्न विभव ये देखना, छोटा बड़ा नहीं देखना। ये नहीं देखना कौन छोटा चालक है कौन बड़ा चालक है, नहीं, चालक छोटा बड़े होने से कुछ नहीं होता, विभव किसका ज्यादा है ये मेन मुद्दा होता है, ठीक है। चलिए तो जोड़ते हैं चालकों को। दो चालक बना दिए अपन ने, दोनों विलगित है, दूर दूर पड़े हुए हैं, दोनों का एक दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं है। और इन दोनों को तार से जोड़ा हुआ है, बीच में एक कुंजी लगा रखी है, कुंजी बंद। ये क्या लिख दिया मैंने, बंदा लिख दिया मैंने, कुंजी बंद है ना। बंद मतलब ऑफ, बटन ऑफ कर रखा अभी, बंद करने से पहले। ए का हिसाब किताब ये रहा और बी का हिसाब किताब ये रहा। ए का हिसाब किताब क्या है और बी का हिसाब किताब क्या है। कुंजी बंद करने के पहले जो ए है उस पर आवेश मान लो Q1 है, मान लो कि उस पर विभव V1 है और उस पर क्या बोलते हैं ये
लाइन से लिख देता हूँ क्योंकि फिर जगह कम पड़ जाएगी। Q1 V1 C1, Q1 V1 और C1, इसकी धारिता, विभव और आवेश। D का Q2 V2 C2, ठीक है। बंद करने के बाद, कुंजी बंद करने के बाद, कुंजी बंद, लिखते जाओ साथ के साथ, करने के बाद, मतलब बंद मतलब ऑन कर दिया, बटन चालू कर दिया, करने के बाद स्थायी अवस्था पर, स्थायी अवस्था पर स्टेबिलिटी आ चुकी है। ध्यान दो, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये काम कराया था गोलों के ऊपर, 2 गोले जोड़े थे अपन ने, याद आ रहा होगा तुम्हें। कुंजी बंद करने के बाद स्थायी अवस्था पर आवेशों का पुनः वितरण हुआ। मान लो इस पर आवेश आ गया Q1 डैश, विभव हो गया होगा, विभव इसका हो गया V1 डैश, और धारिता थोड़ी बदलेगी इसकी, धारिता तो C1 ही रहेगी। ठीक इसी प्रकार से जो B है, इसका जो आवेश हो गया वो हो गया मान लो Q2 डैश, विभव हो गया इसका V2 डैश, और धारिता तो इसकी C2 ही रहेगी, क्योंकि धारिता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि विभव और ये आवेश कितना है। अब बस इक्वेशंस बनानी है, सॉल्व करना है। ये तो आवेश संरक्षण हो गया, ये क्या हो गया, आवेश संरक्षण। प्रारंभिक और अंतिम लिख दिया था अपन ने, Q1 Q2 V1 V2 C1 C2, अंतिम हो गया Q1 डैश Q2 डैश V1 डैश V2 डैश और C1 और C2, C तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। पहली इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी इक्वेशन Q, अच्छा एक मिनट, स्थायी अवस्था पे तो विभव बराबर होगा ना, ये तो भूल ही गए अपन। यहाँ पे जो अपन ने लिखा था अभी, अंतिम जो लिखा था Q1 डैश V लिख लेना उसको, V1 V2 डैश को हटा के V लिख लेना, V और C1, और इधर लिख लेना Q2 डैश V और C2। थोड़ी सी गड़बड़ होगी मेरे से, उसको सही कर लो, सुधार लो। जो लास्ट में अपन ने लिखा था Q1 डैश V1 डैश मत करो उसको V लिख लो सिर्फ। अंतिम आवेश अंतिम विभव V मान लो, दोनों का बराबर हो जाएगा ना। जब स्थायी अवस्था आ जाएगी तो दोनों का विभव बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको V और V लिख लेना, ठीक है, इसको V और V लिख लेना, है ना। V1 डैश को भी V लिख लो और V2 डैश को भी V लिख लो, क्योंकि स्थायी अवस्था मतलब विभव बराबर। मैं भूल गया था, सॉरी, गलती हो गई थोड़ी सी। तो अब अगली इक्वेशन लिखते हैं। तो Q बराबर CV तो लिख ही सकता हूं मैं। तो अंतिम जब आवेश बराबर मतलब अंतिम जब स्थायी अवस्था आ जाएगी तो पहले वाले पर Q1 डैश बराबर C1V, और इसी तरह से Q2 डैश बराबर C2V अंतिम अवस्था पर। इन दोनों से मैं बोल सकता हूं, अगर इन दोनों का भाग दे दूं, मैं बोल सकता हूं Q1 डैश मतलब अंतिम आवेश जो होंगे और Q2 डैश अंतिम आवेश जो होंगे वो C1 और C2 के अनुपात में होंगे। अंतिम आवेश, प्रारंभिक भी कुछ रहे होंगे, पर अंतिम स्थायी अवस्था जब आ जाएगी तब की बात हो रही है, जब स्थायी अवस्था आ चुकी होगी तब की बात, ठीक है। और इन दोनों को अगर मान लो मैं जोड़ दूं, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल टू C1 प्लस C2 कॉमन ले लेना इंटू V, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 के। क्यों, क्योंकि Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्रारंभिक कुल आवेश बराबर अंतिम कुल आवेश। देखो यहां से ऊपर वाली इक्वेशन से, यहां से जो V मिला मुझे, V कॉमन, जो अंतिम विभव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 यानी कि कुल आवेश डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये फार्मूला तुम चाहो तो याद कर लेना, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अंतिम विभव मिल गया ना तो सब कुछ पता चल जाएगा, Q बराबर CV से, Q बराबर Q1 डैश बराबर C1, मतलब ये सारा रिजल्ट याद करना अपने को। और अगर मान लो अब मैं सिर्फ Q1 पूछूं तुमसे कि बताओ Q1 कितना है, इससे ये वाली अनुपात मिल गया ना, यहां से मैं Q1 डैश पता है क्या बोल सकता हूँ, Q1 डैश बराबर C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, वही अनुपात समानुपात के नियम से, इंटू Q1 प्लस Q2।
देखो, या फिर यहां से देख लो Q बराबर CV, तो Q1 डैश बराबर C1 V ये रहा। ठीक इसी तरह से Q2 डैश क्या हो जाएगा, C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। मतलब रटना कुछ नहीं है, अगर तुम रटना ही चाहते हो, मतलब याद ही रखना हो, तो ये फॉर्मूला याद रख लो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। Q1 प्लस Q2, ये Q2 डैश मिल गया, Q1 डैश मिल गया, Q2। अच्छा, एक फॉर्मूला और होता है हीट लॉस का, हीट लॉस का। तो हीट लॉस क्या हो जाएगा, अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा। यहां लिख देता हूं हीट लॉस। तो यू फाइनल लिखते हैं, अंतिम ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाफ CV स्क्वायर से हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, जहां पे V कितना है, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। यू इनिशियल हो जाएगी हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, क्योंकि प्रारंभिक तो अलग अलग थे ना विभव, तो प्रारंभिक ऊर्जा ये हो गई। तो जो हीट लॉस आएगा, हीट याद रखना, जो हीट होती है वो होती है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, क्योंकि ऊर्जा घटती है, जो भी ऊर्जा घटी वो हीट में चली गई। अब ये यू इनिशियल और यू फाइनल को जब अपन हल करेंगे, V का मान डाल के, Q का मान डाल के, जब अपन इसको हल करते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूं मैं सीधे, ओके। कहां मिटाऊं, ऊपर मिटा देता हूं, यहां मिटा देता हूं। जो हीट लॉस का फार्मूला बनता है फाइनल, तुम करके देखना, सॉल्व करके देखना। मैं टाइम कम है इसलिए थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं कर रहा हूं। तो जो फाइनल रिजल्ट मिलता है हीट लॉस का, जब डेल्टा यू में करूंगा, माइनस डेल्टा यू जब मैं करूंगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल ना, तो माइनस डेल्टा यू है वो। तो डेल्टा यू, क्योंकि यू फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ये इनिशियल माइनस फाइनल है, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव मतलब लॉस हो गया, हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बनता है लास्ट। करके देखना तुम, इस रूप में बना के देखना हीट का फार्मूला, ओके। आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं अपन, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। कल जो अपन ने सवाल दिया था उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो चालक पर आवेश है Q। अगर चालक पर आवेश Q है तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें, मैंने तुम्हें कहा था Q बराबर CV से तुम इसको कर सकते हो। Q इक्वल टू होता है CV। अब अपने को Q तो अपन ने दे दिया, C अपने को निकालना है, V अपने को पता नहीं, चालक की सतह पर विभव लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अगर ये मान लो निर्वात में रखा हुआ होता तो मैं विभव को KQ/R लिख देता, या फिर ये अनंत तक भरा होता तो मैं विभव को KQ/R इंटू 1/ε/r कर देता, मतलब 1/4πε0 मतलब मल्टीप्लाई कर देता, अनंत तक भरा हुआ होता। तो ये अनंत तक तो भरा हुआ नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, विभव निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, dV बराबर माइनस E डॉट dr, ठीक है, E डॉट dr, ये वाला फार्मूला, dV बराबर माइनस E डॉट dr। चलो, अब विभव निकालना है अपने को यहाँ सतह पे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि अपन सतह से अनंत तक चले जाते हैं, या फिर अनंत से सतह तक आ जाते हैं। इनिशियल पॉइंट ये मान लो, फाइनल पॉइंट अनंत मान लो, ठीक है। तो बीच में माध्यम चेंज हो रहा है, बीच में अगर माध्यम चेंज हो रहा है तो मुझे ये समाकलन दो टुकड़ों में करना पड़ेगा, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र वो भी अलग अलग होगा। तो अपन ऐसा करते हैं, जो विभव अपन लिखते हैं वो दो टुकड़ों में लिख देते हैं। दो टुकड़े कौन कौन से, अनंत से r प्लस टी अलग और r प्लस टी से r अलग, ये दोनों अपन अलग अलग करके इंटीग्रेशन यहाँ पे कर लेते हैं। तो करते हैं, चलो। तो dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ऐसा करते हैं, इस माइनस को अलग इधर ले, अरे तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले अपन कर देते हैं इसको अनंत से r प्लस टी तक, r प्लस टी तक, ठीक है, dv प्लस फिर अपन कर देंगे r प्लस टी से
आर तक डीवी, ठीक है, इस तरह से अपन करेंगे। और डीवी को मैं माइनस ई डॉट डी आर लिखूंगा ही सही। तो जब मैं अनंत से आर प्लस टी जाऊंगा, यानी कि मैं यहाँ बाहर इस जगह पे हूँ, यहाँ बाहर आर प्लस टी से अनंत, या अनंत अनंत से आर प्लस टी आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर से। चलो करते हैं समाकलन। तो अनंत पे विभव 0, मतलब ये लिमिट जो है वो लिमिट अपन ने दूरी की लिख दी है वैसे, पर ये लिमिट जो है विभव की आएगी, है ना। तो अपन ऐसा करते हैं, अनंत पे विभव 0 मान लेते हैं, अनंत से आर प्लस टी का जो है वो हो जाएगा काम। चलिए, तो माइनस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा अनंत से आर प्लस टी डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो ई का मान लिखो, ई का मान क्या हो जाएगा, देखो के क्यू बाय ई लिखना है ना, देखना के यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, नहीं एप्सिलॉन नॉट सिर्फ, क्योंकि अनंत से आर प्लस टी, इनटू क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर इनटू डी आर, ठीक है। अच्छा, अपन कहां से कहां चल रहे हैं ये देखो, अपन अनंत से आ रहे हैं, ठीक है, अनंत से यहाँ पे आ रहे हैं आर पे, अनंत से आर पे आ रहे हैं, तो डी आर अपना नेगेटिव है, डी आर अपना नेगेटिव। तो ई डॉट डी आर जब लिखूंगा, ई तो इस तरफ है और डी आर मेरा इस तरफ है, क्योंकि लिमिट देखो मैंने क्या लगाई है, अनंत से आर प्लस टी, यानी कि अनंत से इस गोले पे आ रहा हूं। तो ई डॉट डी आर जब मैं लिखूंगा तो माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, ठीक है। ई डॉट डी आर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो इसको डी आर को cos 180 लिख देता हूँ, या तो यहाँ पे, या एक -1 एक और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। और प्लस, अब ये दूसरा डीवी लिखते हैं, तो प्लस और एक माइनस मिलकर वापस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आर प्लस टी से आर तक, आर प्लस टी से आर तक, फिर कोई आया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बन जाएगा 1/4 पाई। अब अपन ये माध्यम के अंदर आ चुके हैं, ठीक है, माध्यम के अंदर आ चुके हैं। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर ये लगेगा, इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया ई का मान, जो कि त्रिज्यीय बाहर की तरफ है, अपन त्रिज्यीय अंदर की तरफ आ रहे हैं। ई डॉट डी आर में अपने को एक cos 180 लेना पड़ेगा, तो एक और -1 यहाँ पे लगेगा, ई डॉट डी आर, ओके। तो माइनस और माइनस दोनों मिलके बन जाएंगे प्लस, और जब तुम इसका समाकलन करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये v मिल जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये जो अपन ने dv लिखा है ना, जो लिमिट ली है अपन ने, जो लिमिट ली है, इसको ऐसे समझो, अनंत पे विभव 0 था, अनंत से चल के आए, मान लो बीच में विभव v1 हो गया, और फिर अंत पे जो है यहाँ पे जो ये अपनी चालक की सतह है वहां पर हो गया v। तो 0 से v1 और फिर v1 से v, तो ये इस तरह से बन जाएगा v माइनस v1 प्लस v1 माइनस 0। तो फाइनल ये जो बनेगा ना, जो इसको सोल्व करने के बाद तुम्हें आंसर मिलेगा, वो तुम्हें v मिल जाएगा, जो आंसर मिलेगा वो v मिलेगा। मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको या तो मिटा के करूंगा या डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। ये लिमिट को है ना करेक्ट कर दिया मैंने, थोड़ा ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। ये v की लिमिट लिख दी, यहाँ पे r की बजाय v लिखा, 0 से v1 और फिर v1 से v तक। ये सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें, तब तुम्हारा आंसर आएगा। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आ रहे हो तो ये ओवरऑल तो पॉजिटिव बनना ही है। ई डॉट डी आर यहाँ पे -1 क्यों लगा, तुम समझ ही गए, क्योंकि cos 180 डिग्री था, इलेक्ट्रिक फील्ड त्रिज्यीय बाहर की तरफ था, अपन अनंत से त्रिज्या मतलब अंदर की तरफ रहे थे, अपना डी आर इस तरफ था, अपना विद्युत क्षेत्र इस तरफ है, इसलिए cos थीटा -1 तो लगेगा ही सही यहाँ पे cos 180। इसको पूरा सोल्व करके तुम v का मान निकालना और फिर q बराबर cv से कंपेयर कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। q बराबर cv से जब तुम कंपेयर करोगे ना, q से q कट जाएगा और जो आंसर बचेगा वो बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 1/r प्लस टी, ठीक है, प्लस 1/एप्सिलॉन r इंटू 1/r माइनस 1/r प्लस टी। अब तुम इसमें वैल्यू डाल के देखो, t का मान अनंत डाल के देखो, t का मान 0 डाल के देखो, अपने आप आंसर सेट हो जाएगा तुम्हारा।
हो सके तो याद कर लेना इसको, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी कभी, पर जैसे मान लो कभी कोई भूले भटके ऐसा सवाल आ गया जिसमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़, इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ गई, और अगर जैसे मान लो अपने को रिजल्ट याद होता है ना सीधे, तो अपना टाइम बच जाता है। टाइम बचाने के लिए अपने को ये चीजें याद रखनी चाहिए। याद कर सको तो अच्छी बात है, और ना कर पाओ तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पे दो विलगित चालक दर्शाए गए हैं, अगले सवाल की बात कर रहे हैं। दो विलगित चालक हैं, कुंजी है बीच में, कुंजी खुली हुई है प्रारंभ में, ठीक है। दोनों आइसोलेटेड, बहुत दूर है, एक दूसरे का कोई प्रभाव नहीं है, ठीक है। तो कुंजी बंद करने के पश्चात इनको नाम दे देते हैं अपन, ये है ए, ये है बी, ठीक है। कुंजी बंद करने के पश्चात आवेश किस ओर प्रवाहित होगा? पहला प्रश्न मेरा, कुंजी बंद करने के पश्चात, कुंजी बंद, बंद यानी कि चालू कर दिया, मतलब सप्लाई चालू कर दी, है ना। कुंजी बंद मतलब बटन दबा दिया वहां पर। कुंजी बंद करने के पश्चात आवेश किस ओर प्रवाहित होंगे? मतलब धन आवेश बताना है, पॉजिटिव आवेश, ठीक है। पॉजिटिव की बतानी है डायरेक्शन, पॉजिटिव आवेश। तो दोनों के विभव लिख लो, Q बराबर CV से V बराबर Q बाई C। तो ये तो हो जाएगा अपने पास 1 वोल्ट इधर वाला, और ये हो जाएगा अपने पास 2 वोल्ट। ऑब्वियस सी बात है, आवेश B से A की तरफ प्रवाहित होंगे। पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न, दोनों पर अंतिम विभव तथा अंतिम आवेश ज्ञात करो। दोनों पर अंतिम विभव मतलब जब स्थायी अवस्था आ जाएगी, अंतिम विभव तथा अंतिम आवेश ज्ञात करो। अंतिम विभव होता है V, वो ज्ञात कर लो। तो Q1 प्लस Q2 40 प्लस 20 60 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 40 और 10 50। दोनों माइक्रो में है तो टेंशन है ही नहीं, माइक्रो से माइक्रो कट ही जाएगा। फाइनल आंसर बन जाएगा 6/5 वोल्ट। दोनों पे 6/5। देखो इस पे भी फाइनल जो हो जाएगा 1 वोल्ट नहीं रहेगा, अब हो जाएगा 6/5 यानी कि 1.2 वोल्ट। सॉरी वोट आ गया है, वोट। और इस पे भी हो जाएगा 1.2 वोल्ट। अंतिम, ये अंतिम हो जाएगा। तो अंतिम आवेश Q बराबर CV, अंतिम आवेश इस पर Q कितना हो जाएगा C इंटू V। C कितना है इसका 40, इसका कितना है 10। तो Q बराबर CV कर दो। तो जब Q बराबर CV करोगे तुम, तो इस पर तो आ जाएगा 48 माइक्रोकुलाम। करो गुणा, 40 को 1.2 से गुणा करो, 48 मिलेगा तुम्हें। और इसी प्रकार से यहाँ पे जो है 10 को 1.2 से गुणा करो तो तुम्हें 12 माइक्रोकुलाम। देखो यहाँ आवेश कम था पहले से ही, और कम हो गया क्योंकि इसका विभव ज्यादा था, है ना। तो ज्यादा आवेश से कम आवेश ऐसे नहीं देखना है, ज्यादा विभव से कम विभव ये देखना है। चलो हीट लॉस बताओ, डेल्टा H, हीट लॉस कितना आया? हीट लॉस बराबर बताओ, फॉर्मूला अप्लाई करो बस सीधे, डेल्टा V का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/2, तो 1/2 है, C1 C2 यानी कि 40 इंटू 10, 40 इंटू 10 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 यानी कि 50 इंटू V1 माइनस V2। तो पहले V कितना था 1 वोल्ट और 2 वोल्ट, 2 माइनस 1 वोल्ट का स्क्वायर। सॉल्व करो तो जरा क्या बन रहा है, 4 आ रहा है माइक्रो जूल, क्योंकि 2 माइक्रो ऊपर आएंगे 1 माइक्रो नीचे आएगा तो 1 माइक्रो बचेगा। 4 माइक्रो जूल हीट लॉस आ गया यहाँ पे। अभी तक तो अपन चालक के बारे में पढ़ रहे थे,
पर अब अपन सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। जब भी सर्किट में संधारित्र काम में लिया जाता है किसी भी सर्किट वगैरह में, तो वो मेनली 3 प्रकार के हो सकते हैं। मतलब सर्किट में जो अपन संधारित्र काम में लेते हैं किसी भी सर्किट में, जैसे बैटरी होती है, प्रतिरोध होता है, उसी तरह से संधारित्र भी होता है सर्किट में। सर्किट में संधारित्र का यही काम है, वो ऊर्जा का स्टोर करता है। जैसे प्रतिरोध क्या करता है, ऊर्जा का ह्रास करता है। संधारित्र इसका उल्टा काम करता है, संधारित्र ऊर्जा को इकट्ठा करता है। प्रतिरोध तो उसका ह्रास कर रहा है, नुकसान कर रहा है, जबकि संधारित्र उस ऊर्जा को, जो बैटरी से प्राप्त ऊर्जा है, जो बैटरी ने कार्य किया, जो बैटरी से धारा प्रवाहित हुई, उस धारा प्रवाह के कारण बैटरी ने कार्य किया, उस कार्य को ऊर्जा के रूप में एकत्रित करके वो रखता है। प्रतिरोध तो उसका ह्रास कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली संधारित्र जो है वो मोटा मोटा 3 टाइप के होता है। ठीक है, जैसे कि समांतर पट्ट संधारित्र, जो अपने सिलेबस में मेनली है, समांतर पट्ट संधारित्र। ठीक है, इनडायरेक्टली ये मैं तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक में बता चुका हूँ, समांतर पट्ट संधारित्र। अभी तुम समझ जाओगे कैसे। दूसरा होता है अपने बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। ठीक है, इनकी भी बात अपन करेंगे थोड़ी थोड़ी बाद में। पर और तीसरा होता है गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र। थोड़ा राइटिंग गंदी आ रही है, माइंड मत करना। गोलीय संधारित्र। ठीक है, समांतर पट्ट संधारित्र में क्या होता है, 2 चालक प्लेटें आमने सामने रखी होती है। बेलनाकार संधारित्र में क्या होता है कि बेलन के अंदर बेलन, खोखले बेलन के अंदर खोखला बेलन रखा हुआ होता है, इस तरह से, इस टाइप से। ठीक है, इस तरह से होता है ये। और गोली संधारित्र में क्या होता है कि स्पेयर के अंदर स्पेयर रखा हुआ होता है, गोले के अंदर गोला होता है। ठीक है, तो अब ये किस प्रकार से ऊर्जा का संरक्षण करते हैं, और ऑब्वियस सी बात है, ऊर्जा का संरक्षण तो विद्युत क्षेत्र के रूप में ही करते हैं, और वो विद्युत क्षेत्र आता कैसे है, किस तरह से, जो इनकी धारिताएं क्या क्या है, उनकी अपन बात करेंगे। तो मेनली अपने सिलेबस में जो है वो समांतर पट्ट संधारित्र है, और उसी की अपन बात करने वाला है। ठीक है, तो अपनी जो अगली हेडिंग रहेगी वो रहेगी समांतर पट्ट संधारित्र। ठीक है, तो ये तीनों लिख लो, संधारित्र के प्रकार है ये, और फिर हेडिंग डाल लेना समांतर पट्ट संधारित्र, हेडिंग डाल लेना समांतर पट्ट। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, तुम पूरा लिख देना समांतर पट्ट संधारित्र, और मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, जगह खा रहा बिना मतलब ही। हेडिंग डाल लो समांतर पट्ट संधारित्र, और चलो बात करते हैं इसकी। समांतर पट्ट संधारित्र में 2 पट्टिकाएं होती है, जिसको अपन आमने सामने कुछ दूरी पर रख देते हैं। बहुत ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा दूरी होगी तो एक दूसरे का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं इनके ऊपर। ठीक है, अब ये जो पट्टिकाएं होती है, ये बेलना का मतलब चकती भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, और स्क्वायर मतलब वर्गाकार हो सकती है, गोला मतलब वृत्ताकार हो सकती है, और क्या बोलते हैं इसको, आयताकार हो सकती है, किसी भी शेप की हो सकती है। बेसिकली अपने को काम होता है इनके क्षेत्रफल से। इन पट्टिकाओं का जो क्षेत्रफल है वो है A। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है एक बड़ी हो एक छोटी हो, ये भी पॉसिबल है। तो अपने को कौन सा क्षेत्रफल लेना है, जो कॉमन क्षेत्रफल है, जैसे ये कॉमन क्षेत्रफल, ये वाला। ठीक है, जो ओवरलैपिंग क्षेत्रफल है, जैसे मान लो एक को ऐसे रख दिया, दूसरी को ऐसे रख दिया, क्षेत्रफल कौन सा लेना है, ये ओवरलैप जो कर रहा है। ठीक है, एक के ऊपर एक, ओवरलैपिंग क्षेत्रफल। ठीक है, ओवरलैप को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। ओवरलैप मतलब एक के ऊपर एक जो आ रहा है, वो क्षेत्रफल काम में लेना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ओवरलैपिंग क्षेत्रफल। मान लो कि प्रारंभ में इन पे कोई आवेश नहीं है, मान लो ऐसा कि प्रारंभ में इस पर कोई आवेश नहीं है ना। अब बात को समझना, जिस प्रकार से अपन ने चालक काम किया था, एक चालक लिया था, अनंत से आवेश लाए थे अपन, डीक्यू आवेश इसलिए करा था ना अपन, अनंत से डीक्यू आवेश इस पे लाके रखा था, डीक्यू 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 अनंत से ला रहे थे। अब अपन यहाँ अनंत से नहीं लाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या है, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे लेके चलेंगे। तो ये 2 चालक प्लेटें, प्रारंभ में इन पर कोई आवेश नहीं है। मान लो कि प्रारंभ में इन पर कोई आवेश नहीं है, बात का समझना, प्रारंभ में इस पर कोई आवेश नहीं है।
ऐसा नहीं है कि इस पर Q है इस पे 0, ना 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 ना, किसी पे कुछ भी आवेश नहीं है। एक बार बताओ, अगर मैं, अच्छा हाँ एक चीज और, इनके दोनों के मध्य जो डिस्टेंस है वो d है, दोनों के मध्य जो दूरी है वो d है, और ये जो d ना बहुत छोटा है √a से। मतलब कहने का मतलब √a क्यों लिया, ताकि डायमेंशन मैच हो जाए, नहीं तो डायमेंशन ही मैच नहीं होगी। √a से ये d मतलब बहुत पास है, उनके क्षेत्रफल से ये बहुत मतलब कम है d का मान, ताकि एक दूसरे पे इफेक्ट आए, नहीं तो इफेक्ट ही नहीं आएगा। दूर दूर रख दूंगा प्लेटों को तो एक का प्रभाव दूसरे पे पड़ेगा ही नहीं, दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र ही नहीं बन पाएगा, वो स्ट्रॉन्ग कैपेसिटर नहीं बन पाएगा जितना बनना चाहिए। अभी देखना तुम क्यों d क्यों कम होना चाहिए, तुम समझ जाओगे अभी आगे। चलो अब अपन ने क्या किया, इस प्लेट से dq निकाला, इस प्लेट से dq निकाला और इस प्लेट को दे दिया, फिर वापस से इस प्लेट से dq निकाला, इसको दे दिया, dq निकाला, इसको दे दिया, dq निकाला, इसको दे दिया। तो किसी समय पर एक प्लेट पर आवेश +q तथा दूसरी पर -q है। ऐसा क्यों है बताओ, क्योंकि इससे ही तो निकाल के इसको दिया, तो जैसे इससे निकाला तो माइनस, इस पे माइनस हो गया और इस पे प्लस हो गया, मतलब ये माइनस प्लेट होती जा रही है और ये प्लस प्लेट होती जा रही है। किसी समय पर इस पर q आवेश है तो इस पे -q होगा, क्योंकि इसी से तो इसको निकाल के दिया है। ठीक, यहां तक हो गया। दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E बराबर σ/2ε0 से लिखो, σ/2ε0 से, तो σ/2ε0 प्लस σ/2ε0, तो दोनों का मिला के σ/ε0 बनेगा, जहां पे सिग्मा क्या हो जाएगा Q/A ε0। ये मैंने विद्युत उसमें बताया तुम्हें, क्या बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी में बताया ये चीज। इस कारण क्षेत्र भी इधर होगा और इसके माइनस के कारण भी इधर होगा, दोनों का सेम डायरेक्शन में आएगा। तो सिग्मा यानी कि Q/A है ना, ये पूरा इसका क्षेत्रफल अगर A है, सिग्मा क्या हो जाएगा Q/A, तो σ/2ε0 प्लस σ/2ε0, तुम्हें याद हो अगर तो मैंने बताया था तुम्हें, σ/2ε0, ठीक है। और ये पतली प्लेटें हैं, अब इनकी जो सरफेस है ना, लेफ्ट राइट कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, अपन ने टोटल क्यू ले रखा, तो ये E मिल गया मुझे, E। तो dV बराबर E.dr से अगर मैं इन दोनों के बीच विभवांतर लिखूंगा, तो क्या मैं विभवांतर लिख सकता हूँ, विभवांतर, ध्यान देना, अब यहाँ पे विभवांतर डेल्टा V को V लिख रहा हूं मैं, ठीक है। E इंटू डी, विभवांतर क्या हो जाएगा E इंटू डी Q/A ε0 इंटू डी, ठीक है, इंटू डी कहाँ हो गया, हाँ ये रहा डी अपने पास। अब ध्यान से देखो, इस Q को देखो, इस Q को, ये जो Q है, इस Q को इधर ले लो, Q बराबर, बाकी कचरा दूसरी तरफ, A ε0/d इंटू दोनों के मध्य विभवांतर V। कंपेयर करो Q बराबर CV से, कंपेयर करो Q बराबर CV से, समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगी। ये Q क्या है, किसी एक प्लेट पर आवेश का परिमाण, ध्यान देना। अब चालक में जो लिखते थे वो तो अपन तो चालक पर आवेश लिखते थे, अब यहाँ पे जो ये Q है, ये Q कौन सा है कि कितना आवेश एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर गया, कितना आवेश एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर गया, कहने का मतलब है आवेश का परिमाण, किसी एक प्लेट पर आवेश का परिमाण, लिख लेना इस बात को। ये Q क्या है, किसी एक प्लेट पर आवेश का परिमाण, ठीक है। जब अपन चालक पे काम कर रहे थे तो अनंत से लेकर के आ रहे थे, ठीक है, तो अनंत और चालक के मध्य विभवांतर था, जबकि यहाँ पे जो मैं लिखूंगा ये V क्या लिखूंगा, दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर। दोनों गोलाकार संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र में भी इसी प्रकार से करेंगे, दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, ठीक है। तो अगर मैं कंपेयर करूं इसको Q बराबर CV से, Q इक्वल टू CV से,
Q तो हो गया अपना एक प्लेट पर, ठीक है, V हो गया अपना डेल्टा V यानी कि विभवांतर, तो जो C बचा वो क्या बचा, देखो A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो जितनी कम दूरी उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस, देखो जितनी कम दूरी उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस, जितनी कम दूरी उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस, ध्यान देना इस बात का, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो गया सी, जो अपने को याद करना है। समांतर पट्ट संधारित्र के लिए जो धारिता होती है वो होती है ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जितना ज्यादा क्षेत्रफल उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। अच्छा, जब मैं यहाँ पे दोनों आवेश ले जाऊंगा तो विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से विद्युत क्षेत्र बनेगा इसमें बीच में, ठीक है, बीच में इस तरह से बनता है, किनारों पे थोड़ा सा ऐसे बाहर निकल के जाता है लगभग, ठीक है, थोड़ा सा, उसको फ्रिंजिंग इफेक्ट कहते हैं, फ्रिंजिंग इफेक्ट, अभी लिख दूंगा मैं। किनारों पे थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, बीच में तो बिल्कुल समांतर है, बीच में तो अनंत की तरह व्यवहार कर जाएगी ये प्लेट है, क्योंकि डी बहुत कम है ना ए से, इसलिए इस तरह से। जबकि बाहर जैसे बिल्कुल किनारे पे अपन देखेंगे ना, तो उस किनारे को जो है उपांत प्रभाव कहा जाता है, फ्रिंजिंग इफेक्ट। यहाँ लिख देता हूं मैं थोड़ा सा मिटे, फ्रिंजिंग इफेक्ट, उपांत प्रभाव, शायद मैं अगर हिंदी सही कह रहा हूं तो, फ्रिंजिंग इफेक्ट, जो अपन नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है, अपने को नेग्लेक्ट करके चलना है इस चीज को, इफेक्ट, उपांत प्रभाव, उपांत प्रभाव है ना, अंत वाला जो किनारे पे जो प्रभाव है उसकी बात हो रही है। तो क्या जानने को मिला, जानने को मिला कि V बराबर E इंटू डी है संधारित्र पे, एक तो V बराबर E इंटू डी, ठीक है, एक तो ये फार्मूला अपने को पता चल ही गया, विभवांतर बराबर E इंटू डी, जहाँ पे E उसके अंदर विद्युत क्षेत्र है, मतलब अगर विद्युत क्षेत्र नहीं बदलेगा तो विभवांतर नहीं बदलेगा, ठीक है। दूसरी चीज, C का जो मान आया वो आया एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और Q का मान Q बराबर CV से अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। ये तीनों डब्बों में मैंने बंद कर दिया, इसको लिखो और जो डाउट हो पूछो। इस संधारित्र पे मैं इधर से इधर जो आवेश पटक रहा हूं, इधर से आवेश निकाला, इधर आवेश पटक दिया। किसी समय पे मैंने जो है बोला था कि इस पर Q और इस पर माइनस Q हो चुका है किसी समय पर, ठीक है, और किसी समय पे विभवांतर इस पे V हो चुका है, तो Q बराबर CV तो मिला ही था, पर अपन लोग Q बराबर CV को थोड़ा सा भूल जाओ। अब अपन बात करते हैं इसमें कि अब अगर मान लो मैं और DQ को यहां से यहां ले जाऊंगा, इसमें विद्युत क्षेत्र आ चुका है, जब मैं अगले DQ को लेके जाऊंगा, ठीक है, जब नेक्स्ट DQ जाएगा यहां से यहां, तो W जो किया गया कार्य होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन V DQ, ठीक है, और इस V को मैं क्या लिख सकता हूं, E इंटू डी, E इंटू डी इंटू DQ। बेसिकली ये कार्य जो है बल इंटू विस्थापन ही तो लिखा है, ये E DQ तो बल हो जाएगा और D विस्थापन हो जाएगा, तो बल इंटू विस्थापन ही है ये। कहां से कहां तक ले जाना है इसको, इस नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक। E DQ, E का मान लिख दो यहाँ पे, E का मान कितना था, Q बाई Q छोटा वाला, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू D इंटू DQ, ठीक है, ये बन गया। अब इसकी लिमिट मान लो प्रारंभिक आवेश 0 था, अंतिम आवेश हो गया Q, तो जो किया गया कार्य होगा, जो किया गया कार्य होगा वही तो एनर्जी आएगी। ये जो कार्य कर रहे हैं वो किस रूप में संरक्षित हो रहा है, ऊर्जा के रूप में, वही तो हो रहा है। चलो बेसिकली ये जो निकलेगी ना अपने जो आंसर आएगा वो एनर्जी आएगी। चलो निकालते हैं इसको। तो ये क्या बोलते हैं, ये डी तो कांस्टेंट है, डी को इधर ले लिया, ए एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये क्यू डी क्यू बनेगा, इंटीग्रेशन करूंगा तो क्यू स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो ध्यान से देखो, कंपेयर करो क्यू स्क्वायर बाई 2c से, तो ये क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, देखो डी लिखना है, मैंने ए लिख दिया नीचे भी,
एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। देखो क्यू स्क्वायर बाई 2c बन गया ना, तो क्यू को सीवी लिख करके हाफ सीवी स्क्वायर लिख सकते हैं उसको, बात वही है, बस विभवांतर हो गया, विभव की जगह क्या हो गया विभवांतर, बाकी सब कुछ वैसा ही है। एनर्जी अपन निकाल सकते हैं यहाँ पे, सेम सेम फार्मूला, बस Q जो है किसी एक प्लेट पर आवेश है, अंतिम आवेश पे Q और माइनस Q है, तो Q एक प्लेट पर आवेश लिखना है, और मतलब जो आवेश ट्रांसफर हुआ है, माइनस Q से प्लस Q इधर आया, मतलब इधर से इधर कितना ट्रांसफर हो गया, Q ट्रांसफर हो गया, तो जो ट्रांसफर आवेश है वो लिखना है और विभवांतर लिखना है, ये दो बातें ध्यान रखनी है बस, ठीक है। ये अपन फाइनल अब डिस्कस कर रहे हैं सारी चीज कि भाई अंतिम आवेश जो है इस पे Q, इस पे माइनस Q हो गया है, प्लेटों का क्षेत्रफल जो है वो A है, दोनों के मध्य दूरी D है, डेल्टा V जो है V है, तो धारिता क्या मिली अपने को, C बराबर क्या मिल गया, एक तो अपने को एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एक फार्मूला तो अपने पास ही आया, ठीक है। दूसरा फार्मूला अपने पास क्या आया, Q बराबर CV, ठीक है, जहाँ पे Q एक प्लेट पर आवेश है, दोनों पे आमने सामने बराबर है, ये ध्यान रखना, तो एक प्लेट पर आवेश Q है, C उसकी धारिता हो गई और V विभवांतर हो गया, ठीक है। तीसरा अपने को मिला कि इनके मध्य विद्युत क्षेत्र जो बन रहा है उसका, ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र जो बनेगा इनके मध्य, विद्युत क्षेत्र की अपन बात कर रहे हैं, तो V बराबर E इंटू डी, V बराबर E इंटू डी, ठीक है, एक फार्मूला अपने पास ये बन के आ गया। अगर विभवांतर V है, विद्युत क्षेत्र E है और दोनों के मध्य दूरी D है, तो V E और D में ये रिलेशन अपने पास बन गया। अब उच्च विभव से निम्न विभव जाता ही ये विद्युत क्षेत्र, ये जानते ही है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला अपने पास क्या बना कि विद्युत क्षेत्र जो है E वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा यानी कि Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/2 प्लस 1/2 मिलके 1 हो जाएगा, तो E की वैल्यू आ गई Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, तो E का मान यहाँ रख के V का मान भी यहाँ से मिल जाएगा और C भी मिल जाएगा, सारे मतलब एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाएंगे। चलिए अब अपन अगली बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी, पट्टिकाओं के बीच ऊर्जा घनत्व, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं पट्टिकाओं के मध्य ऊर्जा घनत्व, जगह बचा लेता हूं, इसको ऊपर लिख देता हूं, पट्टिकाओं के मध्य ऊर्जा घनत्व, ये बात हो चुकी है। अब अपन बात कर रहे हैं पट्टिकाओं के मध्य ऊर्जा घनत्व, ठीक है। ये जो यहाँ पे एनर्जी है ना, उस ऊर्जा घनत्व की बात कर रहे हैं, ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का फार्मूला मैंने तुम्हें बताया था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, बस ई का मान डाल दो यहाँ पे, क्यू के पदों में डालो तो क्यू के पदों में डाल दो, वी के पदों में डालो तो वी के पदों में डाल दो, क्यू के पदों में डाल देते हैं, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर यानी कि क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। बस इसको सॉल्व करोगे, क्यू को एक मिनट, क्यू को क्यू रहने दो, या तो इस सिग्मा के पदों में डाल दो, सिग्मा के पदों डाल दो, या तो कैसे भी लिख लो, क्यू को अगर सिग्मा लिखोगे तो क्यू बाई ए को अगर सिग्मा लिखोगे तो ये बन जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब ऐसे कुछ रट्टा नहीं मारना है, इसका बात को समझने की है क्या चीज, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। ऊर्जा घनत्व के बाद अपन ऊर्जा लिख देंगे, ऊर्जा, ऊर्जा बेसिकली ऊर्जा घनत्व होता है कुल ऊर्जा डिवाइडेड बाय कुल आयतन, तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी इसकी, हाफ सी वी स्क्वायर, यहाँ पे v का मान डाल सकते हो, c का मान मतलब जरूरत के हिसाब से काम कर लो, हाफ सी वी स्क्वायर, या फिर क्यू स्क्वायर बाई 2c से भी लिख सकते हो, जहाँ पे c का मान तुम जानते हो एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, ठीक है। और ऊर्जा घनत्व जो होता है बेसिकली कुल ऊर्जा डिवाइडेड बाय कुल आयतन हो जाएगा, और कुल आयतन कितना हो जाएगा, a इंटू डी, कुल आयतन कितना हो जाएगा a इंटू डी, इसके मध्य में जो आयतन है जिसमें विद्युत क्षेत्र है, a इंटू डी आयतन, तो अगर मैं इसको इससे भाग दे दूंगा ना तो भी ऊर्जा घनत्व तो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब अगली बात, एक प्लेट के कारण दूसरी प्लेट पर बल, ये खास बात है, एक प्लेट के कारण दूसरी प्लेट पर बल,
बताओ ये बल लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा बिल्कुल, क्योंकि एक धन आवेशित है दूसरी ऋण आवेशित है, एक प्लेट दूसरी प्लेट पर बल तो लगाएगी। बराबर कितना लगाएगी? किसी एक प्लेट पर आवेश, एक प्लेट पर आवेश, ठीक है, इनटू दूसरी के कारण उस प्लेट पर विद्युत क्षेत्र, दूसरी के कारण उस पर विद्युत क्षेत्र। भाई ये तो लिखता है F बराबर Q इंटू ई, तो किसी एक पर आवेश इंटू दूसरी के कारण जो उस पर क्षेत्र आ रहा है वो, ठीक है। तो ये बल आकर्षण का होगा, ये तो कहने की बात है ही नहीं, आकर्षण टाइप का होगा, आकर्षण, ठीक है। तो किसी एक के कारण, किसी एक पर ले लो, परिमाण ले लो सिर्फ, इनटू अब किसी एक के कारण दूसरी पर क्षेत्र, कुल नहीं लिखना अपने को, दोनों का मिला के निर्वात में नहीं या बीच में नहीं लिख रहे, अपन इस प्लेट के कारण इस प्लेट पर क्षेत्र लिख रहा है। तो जिस प्लेट के कारण लिख रहे हैं ना, सिर्फ उसी का लेना है, दूसरी का नहीं लेना है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बनेगा बल। बस अब इसमें जो है अपन वैल्यू डाल देते हैं, पूरी Q का मान लिख देते हैं सिग्मा के पदों में, या सिग्मा मान लिख देते हैं Q के पदों में, ठीक है। तो किसका मान लिखें? सिग्मा का मान लिख देते हैं, Q/2a, नहीं Q/a, तो ये बन जाएगा Q² डिवाइडेड बाय 2 तो है ही सही a एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया आंसर। ये याद रखना इसको, किसी एक प्लेट के कारण दूसरी प्लेट पर ये बल आया है, बल। और अगर दाब पूछ ले, दाब, दाब ऊपर लिख लेता हूं, एक प्लेट के कारण दूसरी प्लेट पर दाब, एक प्लेट के कारण दूसरी प्लेट पर दाब, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। एक प्लेट के कारण दूसरी प्लेट पर दाब यानी कि F/a, यानी कि दाब, F कितना है? Q²/2a एप्सिलॉन नॉट। अगर Q कांस्टेंट है तो ये नहीं बदलेगा, ध्यान रखना, अगर Q कांस्टेंट है तो बल कांस्टेंट रहेगा, चाहे इन दोनों के बीच की दूरी बदल दो तुम, क्योंकि यहाँ बीच में दूरी कभी नहीं आ रही है। इनटू 1/a और कर दो, तो ये Q/a पता है क्या बन जाएगा? सिग्मा। तो ये बन जाएगा सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वही जो ऊर्जा घनत्व है वही दाब भी है, देखो ध्यान, उसी के बराबर का दाब है, बस फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। ऊर्जा में मैंने Q²/2c नहीं लिखा था, एप्सिलॉन लिख दिया था, उसको सही कर लेना, वो Q²/2c है यहाँ पे इस जगह पे, और गलती से लिख दिया होगा, याद नहीं रहा होगा। समांतर पट्ट संधारित्र, ओके। और इसको क्या अपन आवेशित कर दिया, बैटरी वैटरी लगा के चार्ज हो जाता है ना, जैसे मैंने समझाया था ना, इधर से उठा के Q इधर ले गए, तो बेसिकली वो काम बैटरी करती है। बैटरी में जब लगाते हैं ना, सर्किट में जब इसको लगाते हैं तो बैटरी का काम होता है। तो बैटरी से इसको आवेशित कर दिया है, और इस पे -Q और इस पे +Q आवेश हो गया है, ठीक है। दोनों के मध्य दूरी d है, क्षेत्रफल इसका a है, और बीच में तो निर्वात तो है ही सही, हवा है, हवा या निर्वात, ठीक है। क्षेत्रफल दे दिया, d दे दिया, सब कुछ दे दिया है, सारी बातें दे रखी है। प्रश्न अपना यह है कि यदि दोनों के मध्य दूरी बढ़ाई जाए, यदि दोनों प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाई जाए तो निम्न राशियों पर क्या फर्क पड़ेगा, मतलब बढ़ेगी या घटेगी? निम्न राशियों, इस पे कोई कनेक्ट, किसी को जोड़ नहीं रखा है यहाँ पे, बस ये दोनों ही प्लेट हैं और कोई भी नहीं है, कहीं कोई तार वार कहीं कुछ नहीं जोड़ रखा। निम्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक।
ओके, कौन कौन सी राशि? धारिता, सी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विभव, इन दोनों के बीच जो विभवांतर है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विद्युत क्षेत्र, इसको ई लिखा है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, और इसके अलावा ऊर्जा, यू, एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, दोनों प्लेटों के मध्य बल, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सारी चीजें बतानी, मतलब बढ़ेगी या घटेगी ये बताना। इसको भी यही, बल को भी यही लिख लेता हूँ ना, फिर क्या दिक्कत है। ये है बात। दोनों के मध्य दूरी बढ़ा रहे हैं, प्लेटों के मध्य दूरी, क्या प्रभाव पड़ेगा इन राशियों पर? अगर दोनों के मध्य दूरी बढ़ रही है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी से मैं बात बोल सकता हूं कि डी बढ़ाऊंगा तो सी घटेगा। सी घट रहा है, क्यू, क्यू नियत रहेगा भाई साहब। नियत को मैं ऐसे लिखूं, सीधा एरो, कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि क्यू के आदान प्रदान के लिए या तो कुछ तार वगैरह कुछ माध्यम तो चाहिए, कोई हवा में थोड़ी कूद जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई तार वगैरह, कोई संपर्क, कोई बैटरी वैटरी, कोई सर्किट नहीं बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, विभवांतर Q बराबर CV से, Q इक्वल टू CV से अगर Q को नियत रखते हुए C को घटाएं या बढ़ाएं तो V घटेगा या बढ़ेगा। तो C घटा रहे हैं तो V को बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र E, E में बोल सकता हूं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा तो चेंज हुआ नहीं क्योंकि Q तो चेंज हुआ नहीं, E चेंज नहीं होगा, E नियत। ठीक है, V बराबर ED से भी समझ सकते हो कि यहाँ पे देखो T बढ़ा तो V बढ़ गया, E पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऊर्जा, ऊर्जा को देखो Q स्क्वायर बाई 2C से, ऊर्जा को देखो Q स्क्वायर बाई 2C से। अगर मैं C का मान घटाऊंगा तो ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा यहाँ पे बढ़ रही है। बल, बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो बल, कांस्टेंट, बल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र नहीं बदला है, इसलिए बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। Q इंटू ई, बल क्या होता है? Q इंटू ई, ई बाई टू, ये वाले इसका आधा, है ना, एक के कारण ही तो ई बाई टू बेसिकली बन जाएगा। तो ना तो ई बदला ना क्यू बदला, तो बल भी नियत रहेगा। ये सारी बातें हो चुकी है। बोलो कोई डाउट हो तो। बैटरी लगाइए, सेम सवाल है, बैटरी लगाइए बस। दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर को नियत रखने के लिए एक नियत विभवांतर की बैटरी अपन ने लगा दी है। अब बताना निम्न राशियों पर क्या फर्क पड़ेगा। V नियत है, ये दे रखा आपने, वो V को तो नियत कर ही दो पहले से ही। C तो अभी भी घटेगा क्योंकि विभव नियत रखो कि आवेश नियत रखो, दूरी बढ़ाओगे तो C तो घटेगा भैया। क्योंकि जो C होता है वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आवेश कितना है, विभवांतर कितना, उसको मतलब नहीं। उसको जो है किससे मतलब है? उसकी बनावट से। देखो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी में किस किस बातों पर निर्भर कर रहा है, किन किन बातों पर निर्भर कर रही है धारिता? उनके मध्य दूरी क्या है, उनका क्षेत्रफल क्या है, इस पर निर्भर करती है, ना कि उन पर आवेश क्या है। तो Q बराबर CV से अगर C घटेगा, V नियत है, तो आवेश को तो घटना निश्चित है। यानी कि इसमें जो आवेश है ना, रिवर्स प्रवाहित हो जाएंगे, ऐसे उल्टे उल्टे आवेश प्रवाहित हो जाएंगे इसमें। इधर से इधर घूम के आ जाएगा आवेश, इधर से घूम के इधर आ जाएगा आवेश, इस तरह से। ठीक है, तो बैटरी एक तरह से है ना, ये जो संधारित्र है बैटरी को आवेशित कर देगा, मतलब संधारित्र यहाँ पे बड़ी बैटरी की तरह काम कर रहा है। विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र तो यहां से देखो V बराबर E इंटू डी से, V कांस्टेंट है, D को बढ़ाया, V कांस्टेंट D को बढ़ाया तो E को तो घटना पड़ेगा, E घटेगा। एक मिनट, विभव नियत ना, मैंने दूरी अपन बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं? हाँ, दूरी अपन बढ़ा रहे हैं ना। हाँ, दूरी बढ़ाएंगे तो क्या बोलते हैं, ई घट जाएगा, ई घटा दो। ठीक है, या फिर इससे भी देख सकते हो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से।
Q का मान घटेगा तो सिग्मा का मान घटेगा, तो E का मान घटेगा। ऊर्जा, ऊर्जा देखो हाफ CV स्क्वायर है, हाफ CV स्क्वायर से देखो C घट रहा है, V कांस्टेंट है, ऊर्जा घटेगी। ठीक है, जो नियत रहता है ना उस हिसाब से देख लेना चाहिए, जो सूटेबल हो उस हिसाब से देख लो। बल, बल यहां पर घटेगा। बल पता है क्यों घटेगा? क्योंकि अपने पास आवेश घट गया, आवेश ये कम हो गया, ये आवेश कम हो गया, इसलिए बल भी घट जाएगा। ये है बात। कोई डाउट?